नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि चेक बाउंस के केस का प्रोसीजर क्या है। साथ ही हम आपको वो टिप्स बताएंगे जिसमें अगर आप उनको फॉलो करते हो तो चेक बाउंस का मुकदमा निश्चय ही आप जीत जाएंगे। दोस्तों, चेक बाउंस के केसेस पिछले कुछ समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका कारण ये है कि भाई आजकल जो है लेन देन मोस्टली चेक्स के थ्रू हो रही है। रजिस्ट्री हो या किसी को उधार देना, चेक का जो है इस्तेमाल बढ़ गया है। अब जो छोटे दुकानदार हैं उनसे लेके बड़ी बिजनेस ट्रांजैक्शन तक सब चेक के मार्फत होने लग गई हैं। तो इसका रिजल्ट ये है कि भाई कई ऐसे शहर जहाँ पे MNC हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा है, वहाँ पे जो है चेक बाउंस के केसेस को मद्देनज़र रखते हुए चेक बाउंस की अलग से स्पेशल कोर्ट बना दी गई है। और कई डिस्ट्रिक्ट में तो ऐसा हाल है कि भाई एक से ज़्यादा भी आपको जो है स्पेशल कोर्ट देखने को मिल जाएंगे जो सिर्फ चेक बाउंस के मुकदमे ही देख रहे हैं। दोस्तों, अब बैंक भी जो है लोन देते हुए श्योरिटी के तौर पे चेक अपने पास रखवा लेते हैं ताकि अगर कोई लोन नहीं भरता है तो जो है उसका चेक लगा के उसके पैसे निकलवा सके आसानी से। उसका कारण ये है कि चेक बाउंस का जो मुकदमा होता है वो फौजदारी नेचर का होता है। फौजदारी मतलब कि क्रिमिनल नेचर का, और उसमें जो है सज़ा का प्रावधान है। तो जेल से बचने के लिए कोई भी अगर किसी के जेन्युइन पैसे बनते हैं तो वो दे देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार जो चेक बाउंस के मुकदमे हैं उनमें बाढ़ सी आ गई है पिछले कुछ समय से। दोस्तों, इस मुकदमे का प्रोसीजर मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई चेक मिलता है, मान लीजिए आपको किसी ट्रांजैक्शन में कोई चेक मिला और वो चेक आपने इन कैश कराने के लिए चेक देने वाले के अनुसार बैंक में लगा दिया। अब बैंक में लगाने के बाद वो चेक जो है बाउंस हो जाता है या कह लिए डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर या बाउंस होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। वो पेमेंट स्टॉप करवा दे या जो खाता है उसको ही बंद करवा दे या मिसमैच हो जाए सिग्नेचर, कोई भी ऐसा तरीका जिससे अगर वो चाहे जो चेक देने वाला है कि भाई मैं इसकी पेमेंट नहीं होने देना चाह रहा, तो चेक डिसऑनर हो जाएगा। और वो चेक डिसऑनर होने के बाद जो चेक लगाने वाला है उसको बैंक एक CRM इशू करता है, चेक रिटर्न मीमो, और उस CRM में जो रीज़न है वो लिखा जाता है कि भाई फंड इनसफिशिएंट हैं या बैंक अकाउंट क्लोज्ड है, वो रीज़न उसमें होता है। दोस्तों, इस प्रकार जब चेक बाउंस हो गया, कह लीजिए डिसऑनर हो गया, तो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो जाता है। तो अब जो चेक होल्डर है जिसके पास चेक है वो बंदा जो है चेक देने वाले को लीगल नोटिस भेजता है। कानून में चेक रिटर्न मीमो के 30 दिन के अंदर अंदर जो है प्रावधान है कि वो लीगल नोटिस भेजा जा सकता है। अगर 30 दिन टप गए हैं, 30 के 40 हो गए हैं, तो आप लीगल नोटिस नहीं दे सकते। तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि आपको चेक का जो नोटिस है वो 30 दिन के अंदर ही देना है। अब खास बात यह है कि जो नोटिस देना है, जो डिमांड नोटिस देना है कि भाई आपने जो है ना इस ट्रांजैक्शन में इतने रुपए आपकी तरफ देनदारी है, या आपने उधार लिए थे, या फिर आपने ये किया था, तो आपने ये चेक जो है उसकी रीपेमेंट के लिए दिया था और उस चेक का इस्तेमाल जब यूज़ किया गया तो वो जो है डिसऑनर हो गया, उसकी पेमेंट नहीं मिली, तो आप जो है हमारे रुपए दे दीजिए, अदरवाइज जो है हम कॉम्पिटेंट कोर्ट में आपके खिलाफ केस करेंगे। ऐसा लीगल नोटिस का फॉर्मेट रहता है। उसके बाद उस लीगल नोटिस में 15 दिन का टाइम कानून के अनुसार दिया जाता है। मान लीजिए कि आज जो है हमें चेक रिटर्न मीमो मिल गई है, हमने आज से 30 दिन के अंदर जो है वो नोटिस देना है। जिस दिन नोटिस दे दिया, नोटिस सामने वाले को मिल गया, नोटिस में 15 दिन का टाइम है, 30, 15। अब 15 दिन का टाइम इसलिए है कि भाई कई बार पहले क्या होता था कि भाई फ़ोन नहीं होते थे, बैंक अकाउंट के साथ फ़ोन नंबर अटैच नहीं थे। आजकल तो क्या है, चेक डिसऑनर होते ही और फटक से मैसेज पहुंच जाता है सामने वाले के फ़ोन पे कि जी आपका फलाना चेक लगा था और वो डिसऑनर हो गया। लेकिन पहले वाले टाइम में क्या होता था कि भाई चेक जो डिसऑनर होता था उसका पता नहीं चलता था। कई बार कुछ लोग ऐसे होते थे जिनकी बोनाफाइड इंटेंशन होती थी, पेमेंट करना चाहते थे, लेकिन वो डिसऑनर किसी टेक्निकल ग्राउंड पे हो जाता था, कोई सिग्नेचर मिसमैच हो रहा है या मान लीजिए खाता क्लोज हो गया है, तो उस ग्राउंड पे अगर डिसऑनर हो गया तो वो 15 दिन के अंदर पैसे अरेंज करके रीपे कर देते थे। लेकिन 15 दिन के अंदर जिसकी इंटेंशन पैसे देने की नहीं है, तो रिसीव होने के 15 दिन के बाद भी अगर मान लीजिए किसी ने पैसे नहीं दिए तो 30 दिन का समय चेक होल्डर को मिलता है। चेक जिसके पास होता है उसको मिलता है कि भाई आप 30 दिन के अंदर जो है एक प्राइवेट कंप्लेंट ड्राफ्ट कीजिए
138 सेक्शन NI एक्ट के अंतर्गत आप जो है कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर सकते हो और उस कंप्लेंट को आप प्राइवेट कंप्लेंट की तरह चला सकते हो। अब क्योंकि ये फौजदारी नेचर की है तो इसलिए कंप्लेनेंट को और एक्यूज्ड को दोनों को हर पेशी पे जाना पड़ेगा। तो बिजनेसमैन लोग जो हैं वो हर पेशी पे कोर्ट में जाने के बजाय मामले को वैसे ही सेटल कर लेते हैं। अब मान लीजिए मामला सेटल नहीं हुआ तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, ऐसे में जो कंप्लेनेंट है वो 138 की कंप्लेंट NI एक्ट की कोर्ट में फाइल करेगा और उस कंप्लेंट के साथ जो है वो कंसर्न डॉक्यूमेंट लगाएगा। डॉक्यूमेंट कौन से? चेक ओरिजिनल, रिटर्न मीमो जो बैंक से आई है, लीगल नोटिस जो वकील ने भेजा है, पोस्टल रिसिप्ट जो पोस्टल रिसिप्ट हमें जो नोटिस भेजते हुए वो मिली थी वो, तो उसके साथ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और लिस्ट ऑफ जो विटनेसेस है वो लगती है। और कोई अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, कोई ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड, कोई लेजर, कोई बिल या कोई ट्रांजैक्शन ऐसी कि भाई जिससे हम साबित कर सकें कोर्ट में कि भाई ये पैसे जो है जेन्युइन है, तो उस प्रकार वो डॉक्यूमेंट साथ में लगा के आप कोर्ट में प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हो। तो इसके बाद क्या होता है, प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करने के बाद, क्योंकि एक प्राइवेट कंप्लेंट है, कोई FIR केस नहीं है, तो इसलिए कंप्लेनेंट को खुद जो है पहले साबित करना पड़ता है कि भाई ये तो ना इस प्रकार की जो है वो ट्रांजैक्शन थी। तो उसमें वो जो है अपना गवाही करते हैं, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जिबिट करते हैं। उसके बाद कोर्ट कॉग्निजेंस लेता है। कोर्ट जब कॉग्निजेंस लेता है तो वो नोटिस का ऑर्डर करता है और जो अपोजिट पार्टी है, जो एक्यूज्ड है, जो चेक देने वाला है, उसके पार्ट कोर्ट समन भेज देता है। तो अब कोर्ट उसको समन भेज के बुलाता है कोर्ट में, तो उसको आके जमानत करानी होती है क्योंकि एक फौजदारी मुकदमा है, बेलेबल है, इसलिए साथ की साथ जमानत हो जाती है। जमानत होने के बाद कोर्ट जो है उससे जो चार्ज होता है, जैसे फौजदारी मुकदमे में उसका बयान होता है कि भाई डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट, तो वो अगर मुकदमा कंटेस्ट करता है तो फिर कंप्लेनेंट को गवाही करानी होती है आफ्टर चार्ज। फिर से गवाही में उसको फिर से डॉक्यूमेंट साबित करने, ट्रांजैक्शन साबित करने, और इस प्रकार से उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? अगर उसको मुकदमा जीतना है तो उसको अपनी ट्रांजैक्शन साबित करनी पड़ेंगी, उसको जो पैसे दिए हैं वो किस तारीख को दिए, कैसे आपको अकाउंट से दिए तो वो साबित करना, आपने अगर मान लीजिए किसी के सामने दिए हैं तो उसके बयान करवाने, या फिर मान लीजिए जो भी आपकी ट्रांजैक्शन को साबित करता है वो तरीका आपको कोर्ट में रखना पड़ेगा, वो आपको साबित करना पड़ेगा। इस प्रकार जब आप कोर्ट में ट्रांजैक्शन साबित कर देते हो तो उसके बाद क्या होता है, लीगली रिकवरेबल डेब्ट आपको उसको साबित करना पड़ता है, मतलब कि कानूनी तरीके से रिकवर कर सकते हैं ये ऐसा आपको डेब्ट साबित करना पड़ेगा। कैसे कि भाई मान लीजिए कोई अमाउंट ऐसी है कि भाई जुए से या किसी और इलीगल तरीके के पैसे हैं, बेशक वो लिमिटेशन के अंदर है लेकिन वो लीगली रिकवरेबल नहीं है, तो वो चेक बाउंस का मुकदमा नहीं बनता। मान लीजिए पैसे जेन्युइन है लेकिन लिमिटेशन चली गई है, मान लीजिए 10 साल पुराने मुकदमे के पैसे हैं, वो आप 10 साल पुराने ले ही नहीं सकते क्योंकि वो लिमिटेशन से बाहर हो गए हो आप। तो इस प्रकार आपको साबित करना पड़ेगा। अगर पैसे किसी के सामने दिए हैं तो आपको बतौर गवाह उसको करा देना चाहिए ताकि आपके पैसे जो है वो साबित हो जाए। तो इस प्रकार जब बारी आपकी एविडेंस की पूरी हो जाती है, एविडेंस आप करवा देते हो, उसके बाद जो है वो 313 के बयान पे लगता है। 313 के बयान के डिनाइल के बाद डिफेंस और आर्ग्यूमेंट में मुकदमा चल जाता है। और डिफेंस में जो है अगर एक्यूज्ड के पास कोई ऐसी जो ट्रांजैक्शन का प्रूफ है कि भाई उसने पैसे रीपे कर दिए हैं, ये चेक की जो अमाउंट ये बता रहे हैं ये झूठी है, तो वो डिफेंस में करवा सकते हैं। और इस प्रकार अगर मान लीजिए चेक गुम हो गया था, उनके पास कोई DDR है या कोई पुलिस का कोई रिकॉर्ड है तो वो साबित करना पड़ेगा। पैसे वापस दे दिए थे वो बैंक की ट्रांजैक्शन साबित करनी पड़ेंगी, किसी के सामने दे दिए थे तो कोई मौके का गवाह है तो उसको साबित करवाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो भी डॉक्यूमेंट या कोई भी इंसान कोई भी ट्रांजैक्शन एक्यूज्ड के फेवर की है वो वहाँ पे उसको करवानी पड़ेगी, तभी वो मुकदमा जीत पाएगा। अदरवाइज वो सिर्फ डिस्क्रिपेंसी पे अगर लड़ता है कि सिर्फ कि भाई कंप्लेंट का मुकदमा कमज़ोर है तो उसको मुश्किल रहेगा। तो इस प्रकार जब गवाही डिफेंस की ख़त्म हो जाती है तो बहस पे चला जाता है। कोर्ट जो है ऑर्डर कर देता है। रूटीन में कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी है पुरानी, उसके बेस पे डबल अमाउंट तक का ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। मान लीजिए कोई 1 लाख रुपए का चेक था तो कोर्ट कंपनसेशन के तौर पे 2 लाख अमाउंट तक का जो है ऑर्डर कर देती है, और साथ में जो है कैद का भी ऑर्डर कर देती है कि भाई इम्प्रिजनमेंट रहेगी 6 महीने, 1 साल, 2 साल। तो इस प्रकार जो सज़ा है
और जो डबल अमाउंट का ऑर्डर है उससे पहले ही मोस्टली केसेस में समझौता हो जाता है। लेकिन अगर समझौता नहीं होता तो वो अपील में जाके जो है आपस में किसी टॉकिंग टर्म पे आ सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना कि भाई एक कंप्लेनेंट को अगर पैसे चेक के मार्फत नहीं मिलता है या चेक बाउंस हो जाता है तो वो किस प्रकार अपने पैसे रिकवर कर सकता है या मुकदमा डाल सकता है। और आपने जाना कि भाई एक्यूज्ड अगर किसी केस को कंटेस्ट करता है तो कौन सी उसकी फेवर की चीज़ें अगर उनका वो ध्यान रखे तो वो भी मुकदमा जीत सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।